नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। सीबीएसई 12th के रिजल्ट पर देश भर में सवालों का तूफान खड़ा है। किसी छात्र की आंसर शीट बदल दी गई, किसी छात्र का दावा है कि जो उन्हें कॉपी मिली उसमें उनकी हैंडराइटिंग ही नहीं है, तो किसी को अपने नंबरों पर ही भरोसा नहीं हो रहा, तो कहीं स्कैन कॉपी ही पढ़ने लायक नहीं। ऐसे में अब सीबीएसई का ओएसएम सिस्टम बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी के नेता इसे सरकारी सिस्टम का नकारापन बता रहे हैं, तो सरकार जांच का भरोसा दे रही है। सीबीएसई अधिकारी सिस्टम को फुल प्रूफ बता रहे हैं, लेकिन आए दिन जो खुलासे हो रहे हैं या फिर आरोप लग रहे हैं, उससे यही सवाल उठता है कि क्या लाखों छात्रों के भविष्य पर डिजिटल लापरवाही भारी पड़ गई है। अब यह मुद्दा सिर्फ रिजल्ट का नहीं है, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता का बन गया है। आखिर ये सीबीएसई के परीक्षा तंत्र की लापरवाही है या फिर कोई बड़ा षड्यंत्र है। बड़ा सवाल यह भी है कि इस मुद्दे को लेकर चल रही राजनीतिक लड़ाई छात्रों के जख्मों पर मरहम लगा पाएगी क्या। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, उसके बाद आज इसी मुद्दे पर ब्रह्मास्त्र में डिबेट। पूरे देश के सीबीएसई के छात्रों के साथ क्यों आप खिलवाड़ कर रहे हैं? We look into that issue. We have taken it seriously. Government is looking it into in detail. हिंदुस्तान में अगर किसी अफरा तफरी या अव्यवस्था को उकसावा देने का कोई इरादा है राहुल जी का, तो अंधे मुंह वो गिरेंगे। प्रधानमंत्री जी को तुरंत 1 मिनट के अंदर अभी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। सीबीएसई के ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर शुरू हुआ विवाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में भूचाल मचा रहा है। 18.5 लाख छात्रों की मेहनत और भविष्य पर उठे सवालों के बीच में विपक्ष ने मोदी सरकार और खासकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके इस्तीफे की मांग अब तेज हो गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने ओएसएम सिस्टम को फेल मॉडल बताते हुए सरकार को घेर लिया है और दावा किया है कि पहले भी कई संस्थानों में इस सिस्टम को अव्यावहारिक माना जा चुका है, फिर लाखों छात्रों के साथ में खिलवाड़ क्यों हुआ। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। अब ओएसएम का प्रयोग 2014 में एक बार हुआ, अव्यावहारिक पाया गया। 2017 में मुंबई यूनिवर्सिटी ने उसको भी प्रयोग किया, अव्यावहारिक किया गया। अब जब 2 बार फेल हो चुका है, तो पूरे देश के सीबीएसई के छात्रों के साथ क्यों आप खिलवाड़ कर रहे हैं? अब इसमें जो स्कैन कॉपी आ रही है पढ़ने लायक नहीं है। मुझे लगता है इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी एक दिन के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है। पहले नीट का हुआ धांधली और अब सीबीएसई के अंदर इवैल्यूएशन प्रोसेस में इतनी बड़ी धांधली निकल के आई है। पूरे विवाद की शुरुआत तब होती है जब वेदांत नाम के छात्र ने यह दावा किया कि उसकी आंसर शीट गलत तरीके से जांची गई है और उसे उम्मीद से बेहद कम नंबर मिले हैं। सोशल मीडिया पर मामला उठने के बाद में सीबीएसई ने जांच की और माना कि आंसर शीट एक्सचेंज हुई थी, जिसके बाद छात्र को सही कॉपी मेल के जरिए भेजी गई। हमें सीबीएसई से जो करेक्ट आंसर शीट थी वो रिसीव हो गई है मेल के थ्रू। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए अब सीबीएसई को एक पोर्टल जो है बनाना चाहिए, ताकि इस तरह की सीबीएसई आंसर शीट एक्सचेंज हुई है तो इस तरह की कंप्लेंट बच्चों को हमारी तरह दूसरे बच्चों को सोशल मीडिया पे ना आना पड़े। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक छात्र तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे ओएसएम सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो इस मुद्दे को सीधे मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से ही जोड़ दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं, गालियां मिली। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। सच ये है कि मोदी सरकार युवाओं और जेन जी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे ये सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेन जी आपका अहंकार तोड़ेगा। अब राहुल गांधी के इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि ताजा जनादेश में भी जेन जी का अहम रोल रहा है।
इसलिए जेनजी को उकसाने का इरादा रखने वाले राहुल के मंसूबे औंधे मुंह गिरेंगे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सांसद मनोज झा भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार शिक्षा व्यवस्था में बार बार इतने क्रैक्स क्यों सामने आ रहे हैं। जैन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो उपलब्धियां हासिल की है उसको समझती है, देख रही है, और जो ताजा जनादेश है उसमें भी जैन जी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। इसीलिए हिंदुस्तान में अगर किसी अफरा तफरी या अव्यवस्था को उकसावा देने का कोई इरादा है राहुल जी का, तो अंधे मुंह वो गिरेंगे। वो लोग माफी मांगेंगे, और ये अकेले वेदांत का मामला नहीं है। शायद हजारों और छात्र सोशल मीडिया पे आके अपनी व्यथा नहीं बता पाए। नीट में वही, अभी सीबीएसई में वही। तो आखिर ये जो पूरी संरचना है इसमें इतने क्रैक्स क्यों आ रहे हैं भाई? विपक्ष के हमलों के बीच में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और जांच जारी है। Those who are applied for the revaluation, they will get scan copy. After that, the further development will take place. We look into that. We have taken it seriously. Government is looking it into in detail, and I am confident with the guidance of IIT Madras and IIT Kanpur, it will be resolved. फिलहाल सीबीएसई अपनी गलती सुधारने और सिस्टम पर भरोसा कायम रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। किसी के 0 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको भी केयरफुली हम लोगों ने देखा, किसी के 100% आ रहे हैं तब भी हम लोगों ने देखा। तो पूरी फुल प्रूफ सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम बोर्ड ने इंप्लीमेंट कर रखा है, एवोल्यूटर, AHE और HE, और सारी चीज़ें OSM पर ऑलरेडी मैप्ड है डिजिटल मोड में। तो इसलिए कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। कुछ छात्रों ने जो अपनी उत्तर पुस्तिकाएं उन्होंने आवेदन करके मांगी थी, वो कह रहे हैं कि ब्लर आई हैं। कुछ केसेस ऐसे आए, बड़ी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सप्लीमेंट्री कॉपी दी ही नहीं गई, उसका मूल्यांकन ही नहीं किया गया। इसमें जहाँ तक ये आपका प्रश्न है कि ब्लर आए, तो चूंकि उत्तर पुस्तिकाओं पर जिस तरह के इंक से बच्चों ने लिखा, आप यदि काली स्याही से लिख रहे हैं तो उसकी स्कैनिंग बहुत अच्छी आएगी, ब्लू से लिख रहे हैं तो उससे थोड़ी सी कम। तो बोर्ड ने पूरा प्रयास किया है कि अच्छे से अच्छे स्कैनिंग क्वालिटी हो। लेकिन OSM पर उठे सवालों ने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर नई बहस जरूर छेड़ दी है। ऐसे में बड़ा सवाल अब यही है कि अगर किसी एक छात्र की कॉपी एक्सचेंज हो सकती है तो क्या लाखों छात्रों के भविष्य पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? क्या सीबीएसई का OSM सिस्टम भरोसेमंद है? क्या डिजिटल मूल्यांकन में जवाबदेही तय होगी? क्या छात्रों को न्याय के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा? क्या शिक्षा मंत्रालय सिस्टम को पूरी तरीके से पारदर्शी बना पाएगा या फिर विवाद और भी ज्यादा बढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। ऑन स्क्रीन मार्किंग, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ कितना क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ कितना एकदम नीट एंड क्लियर है। आपको जो होगा सब कुछ ऑन स्क्रीन दिखाई देगा। आपको जरूरत पड़े तो आप अपनी कॉपी भी देख सकते हैं कि किसने कितना नंबर दिया है, चेक करने वाले टीचर ने, और आपने कहाँ गलती की, कहाँ आपने सही किया, उसके बावजूद आपके नंबर कट गए। मतलब ट्रांसपेरेंसी की एक पूरी व्यवस्था है। लेकिन इसी व्यवस्था पर सवाल कि भाई जब आप आंसर शीट अपलोड कर रहे हैं और वो ब्लर दिख रहा है तो चेक करने वाला क्या चेक करेगा? चेक करने वाला तो कहेगा मेरा क्या लेना देना है इससे, दिख ही नहीं रहा है, छोड़ो हटो आगे बढ़ो। और अगर करेगा भी तो क्या करेगा? और मिनिमम एक मार्किंग कर देगा कि मान लीजिए 10 नंबर का सवाल है और आंसर शीट ब्लर दिखाई दे रहा है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसको क्या करना है? उसको थोड़ा ना कोई घर का बच्चा है कि एकदम ऐसा लगेगा कि नहीं पहले सब कुछ पता कर लो, दोबारा मंगवाओ और उसके बाद उसको देखेंगे। तो लगेगा कि यार ठीक है 10 नंबर का है ना तो 5 नंबर दे देते, 2-4 नंबर ऊपर नीचे। लेकिन 2-4 नंबर ऊपर नीचे से क्या होता है ना, पूछिए बच्चों से जो पूरे साल तैयारी करते हैं, पूछिए उन बच्चों से जो धूप में स्कूल जाते हैं, पूछिए उन बच्चों से जो ट्यूशन क्लास के लिए स्कूल से आते ही भागते हैं, पूछिए उन बच्चों से जो रात भर जागकर पेपर देते हैं और 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो उनकी हालत क्या होती है। तो एक छोटा सा भी लूप हॉल अगर है, और मैं तो कह रहा हूं अगर एक बच्चे के भी आंसर शीट में मार्किंग गलत हुई है तो क्यों हुई है भाई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज इसी पर बात करने वाले हैं क्योंकि बवाल मचा हुआ है कि भाई कैसे आप लोग चेक कर रहे पेपर। ये बच्चे देश का भविष्य हैं,
इनके साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है, इनके साथ लापरवाही हो रही है, तो आप देश के साथ लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम और ऐसा सिस्टम चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जिंदगी भर याद रखें और आगे जो इस सीट पर बैठे उसको भी याद रहे कि क्या कर दिया था मैंने और क्या कर दिया था पिछले वाले ने। नवीन जिंदल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, प्रोफेसर नवीन कुमार शिक्षाविद हमारे साथ हैं। नवीन जी थोड़ा सा अपना कैमरा और फ्रेम ठीक कर लीजिए, आपका आधा ही चेहरा दिखाई दे रहा है सर। प्रोफेसर विक्रम सिंह चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हमारे साथ हैं। अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक और घनेंद्र भारद्वाज जी है आम आदमी पार्टी से। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस पूरे मामले पर जो पॉलिटिकल एक चल रहा है कि भाई सरकार आरोपी, मोदी आरोपी, फलाना शिक्षा मंत्री आरोपी, इन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इन सबको रिजाइन कर देना चाहिए, इस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले तो मैं यह समझना चाहता हूं कि यह सिस्टम काम कैसे कर रहा है और इस सिस्टम पर सवाल क्यों उठ रहा है, इस सिस्टम पर छात्रों का भरोसा क्यों नहीं है। प्रोफेसर नवीन कुमार जी, सर पहले तो जरा बताइए कि यह क्या सिस्टम है। इस सिस्टम में ओएसएम में कैसे जो आंसर शीट है उसको अपलोड किया जाता है, उसकी चेकिंग कैसे होती है, मार्किंग कैसे होती है, बच्चों का अविश्वास क्यों हो गया है इस पर? ठीक है, आपका सवाल बहुत अच्छा है, परंतु मुझे उसके टेक्निकल डिटेल्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। पर ओएसएम में यदि आप देखेंगे कोई भी टेक्निक आप इवॉल्व करेंगे तो उसमें फुल प्रूफ होना चाहिए, ये एम होता है। लेकिन कई बार टेक्निकलिटी को आप बहुत आगे ले जाएं और पूरा सिस्टम आपका टेक्निकल सिस्टम पर भरोसा करता हो तो उसमें भी एरर के चांसेस होते हैं। अब ये देखना है कि यदि ये बात नहीं चलेगी कि आप शिक्षाविद बनकर बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं। नहीं, ओएसएम सिस्टम के बारे में मुझे नहीं सर, कम से कम बच्चों के लिए ना, देश के भविष्य के लिए तो आप लोग एकदम सही रहिए। आप तो वैसे भी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद बनकर बैठे हुए हैं। सर मुझे तो यह पता लगा था कि प्रोफेसर नवीन कुमार शिक्षाविद हैं, तो मैंने कहा कि उनसे सवाल पूछूंगा। अब आप कह रहे हैं कि मुझे टेक्निकलिटी ही नहीं पता है, तो मैं आपसे क्या सवाल पूछूं सर? नहीं तो आप अपना सर्टिफिकेट तो नहीं दीजिए मुझे। सर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप शिक्षाविद होकर आपको पता ही नहीं कि सीबीएसई में क्या चल रहा है, ओएसएम सिस्टम क्या है। नहीं, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में मैंने बताया कि मुझे जानकारी नहीं है। क्यों गड़बड़ी हो रही है ये बताइए सर। मुझे ये है कि इसका बच्चों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है, जो बच्चे पूरे साल, जैसा आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि पूरे साल तैयारी करते रहते हैं और जब तैयारी करते रहते हैं उनके साथ यदि किसी भी तरह का कह ही दिया, इसमें आप क्या कहेंगे? आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। विक्रम सर, आप चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के, आप प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर रहे हुए हैं, है ना। हम लोगों के जमाने में क्या होता था कि अगर हम लोगों को लगता था ना कि पेपर लिख कर आए हैं और 80 नंबर आना चाहिए, लेकिन 70 ही नंबर आ गया, 65 ही नंबर आ गया, तो हम लोग मन मसोड़ कर रह जाते थे कि अब क्या करें। जाते थे स्कूल में तो टीचर कहता था कि गलत करके आए होगे, तो गलत आ गया, कम नंबर आ गया है, अगली बार फिर से तैयारी करके ना, तो हम लोग अगली बार के लिए तैयारी करते थे। अब जब सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश हुई है, अब जब सिस्टम में यह दिखाने की कोशिश हुई है कि आप जो लिख कर जाएंगे आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर, आपकी जो मार्किंग होगी वो स्क्रीन पर दिख जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि सिस्टम ही ठीक नहीं है। ब्लर कॉपी अगर अपलोड हो जाएगा तो कहां से नंबर ठीक से आएगा और कहां से पता चलेगा सर? विद्यानाथ जी, ये चीज बड़ी बेसिक है। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम ओएसएम, हर बच्चे की कॉपी अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद पारदर्शी तरीके से उसका मूल्यांकन होगा और वो डेटा हमेशा परमानेंट रहता है और वो डेटा तब तक रिस्टोर होता है जब तक कि एग्जामिनेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट ना हो जाए, और उसके कुछ वर्षों तक वो अवेलेबल रहता है बच्चों के लिए, अभिभावक के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए और सीबीएसई के लिए। अब हम आ जाते हैं इसके सिस्टम में क्या है। अभी मैंने बड़ा क्रांतिकारी तर्क सुना कि चूंकि इंक दूसरी इस्तेमाल हो गई इसलिए वो ब्लड हो गया। क्या आप ये नहीं समझते थे कि इसका परीक्षण और ड्राई रन आपको पहले कर लेना चाहिए था? किसी भी चीज का, फौज हो तो आपके टैंक और आर्मर का, पुलिस हो तो आपके हथियार, और शिक्षा जगत में हो कि एग्जामिनेशन सिस्टम, उसका ड्राई रन होना चाहिए। ड्राई रन में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। इनकम्पैटिबिलिटी के साथ साथ जो शिक्षक गण है, क्या उनको मालूम है कि हमको इवैल्यूएशन कैसे करना है? ये मेरी बातें बड़ी कड़वी हो सकती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, हमारी बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसे टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की है जिनको एबीसीडी नहीं मालूम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी क्या होता है, अपलोडिंग के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और इन तमाम चीजों की।
पहले तो हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करें, पावर फेलियर को एड्रेस करें, इसके अलावा जो जो स्पीड होती है ब्रॉडबैंड की उसको सुनिश्चित करें, और इन तमाम चीजों के जब आप पुख्ता हो जाए, आश्वस्त हो जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो में आप सुनिश्चित करें। 125 बच्चा बैठ रहा है तो क्या आप ये समझेंगे कि उसमें भी हम क्या कोई ये कर दें कि साहब अगर फेल हो गया तो फेल हो गया? बच्चे, आपने सही कहा, बच्चा साल भर 2 साल 3 साल मेहनत करता है, परीक्षा देता है, माता पिता प्रार्थना में बैठते हैं, और आपने बड़े आराम से कह दिया कि कोई इंक काली थी इसलिए वो ब्लड हो गया। आपने जरूरी नहीं समझा कि ओएसएम में क्या चीज गलतियां हो सकती है। कोई भी परीक्षण होता है, आप स्टूडियो में हैं, आपका माइक सिस्टम है, आपका लाइट सिस्टम है, आप वर्स्ट के सिनेरियो देख करके एक बैकअप बनाते हैं, बैकअप का बैकअप और बैकअप का बैकअप का बैकअप बनाते हैं, जिससे कि ऐसा कभी ना हो कि जब मौका आए तो हमारा मिडिल स्टंप उड़ जाए और हम ये कहें कि साहब हम कर नहीं पाए। और तो उसमें से ठसक ये कि हर चीज पारदर्शी है, फेल प्रूफ है। ये कौन सा पारदर्शिता आप दिखा रहे हैं? ये किस बात की ठसक आप दिखा रहे हैं? ये पूरा फेलियर सिस्टम का। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं सर, आप बहुत साफगोई से बात करते हैं हमेशा से। आज अगर सवाल सरकार पर, सिस्टम पर है तो उस पर भी आप एकदम खरे खरे सवाल कर रहे हैं। इसलिए मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है सर कि इसमें सीधे सीधे क्या शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, इसमें सीधे सीधे क्या पीएम की जिम्मेदारी बनती है, या इसमें उस सिस्टम की जिम्मेदारी प्योर बनती है जो ये सिस्टम चला रहा है? क्योंकि हर जगह शिक्षा मंत्री, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं बैठे हुए हैं। विद्यानाथ जी, इसमें एक मुकदमा लिख करके जितने भी बच्चे जिनको शिकायत है उनकी कंप्लेंट लेके कंसोलिडेटेड एफआईआर कीजिए और इसमें मुद्दई और आरोपी बनाइए मुलजिम सीबीएसई और उनके पूरे बोर्ड को। ये काफी तमाशे हम लोग देख रहे हैं पिछले 6 महीने से, और ये तमाशे का अंत तभी होगा जब देश कुर्बानी मांग रहा है, बच्चे और अभिभावक वो कुर्बानी मांग रहे हैं। इस तरीके का तमाशा तो चल चुका, लाइफ गोज ऑन, ऐसे ही नहीं चलने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन लोग हैं जो इस सिस्टम में बैठे हुए हैं, चाहे सीबीएसई का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, ये कौन लोग हैं जो ये खराब कर रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं, जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ऐसे लोगों को चुन चुन कर ऐसे लोगों को उठाकर फेंक देना चाहिए, इनकी कुर्सी से उठाकर। ये लोगों की जरूरत नहीं है देश को, इन लोगों की जरूरत नहीं है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिनको परीक्षाएं मजाक लगती हैं। इन लोगों की जरूरत नहीं है, और यह सोचना पड़ेगा सरकार को, यह हमारे शिक्षा मंत्री को भी सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों को कुर्सी पर बिठाया जा रहा है और जो लोग बैठे हुए हैं उनको पहले देखें, उनकी पड़ताल करें, जांच करें कि क्या वो इस लायक है या नहीं है। क्योंकि तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या होगा तब? अभी बच्चा रो रहा है, लोग पेपर ले लेकर कह रहे हैं कि देखिए ब्लर हो गया हमारा, तो अब कौन जवाब देगा उनको? वापस लेकर आएंगे 1 साल उसकी मेहनत वापस लेकर आएंगे आप? ये कहेंगे कि फिर से पेपर दे दो, तो फिर से पेपर देना क्या बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है। बच्चे मेहनत करते हैं तो परीक्षा देते हैं, मां बाप दिन रात लगे रहते हैं। आपके भी बच्चे होंगे जिन्होंने और जिनकी वजह से यह सब खेल हुआ है। आपके भी बच्चे होंगे, पूछिएगा घर जाएंगे तो अपने बच्चे से कि बेटा तेरे साथ हो जाता तो क्या करते? जवाब दे देगा आपका बच्चा ही आपको। नवीन जिंदल जी, ऐसे ही चलेगा सिस्टम? कभी नीट, कभी सीबीएसई। नहीं, आप सही कह रहे हो। मजाक बना रखा है क्या? और ये मजाक बनाने लोगों को क्यों आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं भाई? विद्या भाई, ये जो समस्या है ना, ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और अभी हम क्या देख रहे हैं, ये सबके सामने देख रहे हैं। देखिए, कभी यूजीसी, कभी नीट, और उसके बाद सीबीएसई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब 12 साल लग गए छात्रों के बीच में, उनके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए एग्जाम से पहले बात करते वक्त। और अभी अचानक जब ऐसी स्थिति है, जब एक तरफ अपोजिशन के लोग जनजी को भड़काने का काम कर रहे हैं, उस समय इसी प्रकार की संगतियां क्यों निकल करके आ रही हैं? 2013-14 में यह सिस्टम ओएसएम लागू किया गया था, लेकिन यह फेल हुआ जब सरकार आई 2014 में, जब मंत्री थी एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी, तो उन्होंने इसको ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया कि मैनुअल पेपर चेक होगा। लेकिन 2026 में अचानक ये कैसे आ गया? कौन लेकर के आया? और सही मायने में देखा जाए तो सीबीएसई के चेयरमैन, सेक्रेटरी और जो इसके कंट्रोलर, उस कंट्रोलर को तो सब कुछ मालूम है, ये तो कंट्रोलर और सीओवी,
इन सबको इसी समय सस्पेंड कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और जांच करनी चाहिए। तो कौन करेगा? मैं ये कह रहा हूं कि जेन जी को भड़काने के लिए इस प्रकार के नाना प्रकार के ये अभी क्यों निकल करके, मैं विद्या भाई मैं आऊंगा, मेरी बात समझ, 2-3 बातें मुझे महत्वपूर्ण कहने दीजिए। आज आवश्यकता है देश की जनता को कि जैन जी जिसके हृदय में प्रधानमंत्री मोदी वास करते हैं, उनको भड़काने का काम करने वाले ये लोग कौन है? कभी यूजीसी के नाम पर, कभी नीट के नाम पर, कभी सीबीएसई के नाम पर। मैं बताता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि 2026 में किस सरकार के किस अधिकारी से अप्रूवल ली इन अधिकारियों ने, और बिना अप्रूवल के ओसम कैसे कर दिया? लेकिन इसके बीच में मैं एक समाधान बताना चाहता हूं, क्योंकि देश के लाखों लोगों का, विद्या भाई, देश के लाखों लोगों को बच्चों के इसका भविष्य जुड़ा हुआ है। समाधान यह है कि 1 महीने के लिए आगे के एडमिशन सबको डिफर करना चाहिए और इन लोगों को चारों को हटा करके नई टीम से मैनुअल पेपर की चेक कराने चाहिए और सभी बच्चों का रिजल्ट 1 महीने के अंदर डिक्लेयर करके सब साथियों से मिलकर के इसको बनाना चाहिए और इनकी पूरी जांच करनी चाहिए, जैसे विक्रम जी कह रहे थे। मैं कह रहा हूं कि देखिए ये विषय अलग है कि कौन सरकार को करना है, स्वाभाविक तौर पर किसी और को नहीं करना है, लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के अंदर इस समय एक सुनियोजित तरीके से जन जी को भड़काने के लिए जो सिस्टम लगा है उसका हिस्सा कौन कौन है उसकी जांच होनी चाहिए। ये मेरा आपके माध्यम से कहना है, क्योंकि नवभारत टाइम्स नाउ लगातार ये मुहिम चला रहा है और लाखों बच्चे निकल करके आ रहे हैं, पेरेंट्स निकल करके आ रहे हैं। उनकी भावनाओं को समझना सरकार का ही काम है, किसी और का काम नहीं है। हम सब लोग सरकार पर दबाव बनाने के लिए, हम सब लोग सरकार को बताने के लिए भी हैं जहां गलती है और जो त्रुटियां हैं उसको भी उजागर करने का काम हम सभी का है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। आपको बिना रोके टोके मैंने बोलने दिया, 2 बातें आपकी जो मैंने नोट की हैं उसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। आपने एक कहा कि ये जेनजीज को कौन भड़का रहा है, दूसरी बात आपने कही कि ये सीबीएसई या सिस्टम में, चाहे परीक्षा सिस्टम कोई भी हो, वो बोर्ड कोई भी हो, वो सिस्टम कोई भी हो, वहां जो लोग बैठकर गड़बड़ी कर रहे हैं इनको तुरंत हटा देना चाहिए, उनको उठाकर वहां से फेंक देना चाहिए, उनकी कुर्सी उनके नीचे से खींच लेनी चाहिए। कौन करेगा ये सब? और जेनजी को भड़काने की किसी और को जरूरत क्या है? जेनजी नहीं देख रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ? मौका दे रहे हैं आप लोग तो भाई विपक्ष को कि जाओ भड़काओ। ये काम सरकार का है, ये काम नहीं, ये मौका देने का काम, नहीं देने का काम तो सरकार के लोग बताएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सच है वो तो मुझे बोलना चाहिए ना। हम तो सच्ची बोलने के लिए ना, सच्चाई बताने के लिए। और अगर कहीं गलतियां हो रही है, चाहे सिस्टम में, अपने सिस्टम में गलती हो रही है या इसमें बैठा हुआ कोई आदमी इस प्रकार की गलतियां बार बार दोहरा रहा है, कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सरकार को। धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी कितना परसेंट बनती है? ये लोग कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी कितना परसेंट बनती है इस पूरे मामले में? मैं मानता हूं चाहे इसके, देखिए उनको पूरी जिम्मेदारी लेकर के ऐसे लोगों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इमीडिएटली, बिना रुके। और आज का आपका शो खत्म होए और आज शाम को 5 बजे से पहले करना चाहिए, सरकार को करना है, या जो वो लोग सरकार के लोग बताएंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि इस समय करोड़ों बच्चों का, लाखों बच्चों का जो भविष्य है उसके बारे में हमें चिंतित करके, चिंता करके, मैं एक बात जरूर जानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के नाक तक पानी आ गया है और धर्मेंद्र प्रधान अगर अब यह तय नहीं करेंगे कि जो इस तरह के लोग बैठे हुए सिस्टम में इनको हटाना पड़ेगा, इनको अगर साफ नहीं करेंगे तो फिर धर्मेंद्र प्रधान जी को यह पता है कि इस देश के जो छात्र हैं, इस देश के जो युवा हैं, उनका कितना बड़ा योगदान है इस पार्टी के शिखर तक पहुंचाने में। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को ऐसे लोगों को चुन चुन कर, मतलब स्कैनिंग सिस्टम आप लगा रहे थे कि आंसर शीट के लिए, पहले स्कैनिंग सिस्टम लगाइए सिस्टम के लिए, किस सिस्टम में स्कैन कीजिए और देखिए कि कौन कौन आदमी साफ है और किस किस का कॉलर काला है, जिसको फर्क नहीं पड़ता, जो यह मानकर चलते हैं कि पेपर है, नंबर 4 कमी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे कौन आएगा, किसका पेरेंट्स आएगा, आते हैं, आ गए घर तक, कुंडी खटखटा रहे हैं। अब जवाब दीजिए, बोलिए निखिल जैन, आप कुछ कहना चाह रहे थे। वैद्यनाथ जी, सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मैं मोदी जी के अमृत काल में ना तो 12वीं का पेपर दे रहा हूं, ना कॉलेज के पेपर दे रहा हूं, ना किसी सरकारी भर्ती के लिए कोई पेपर दे रहा हूं। मैं कभी स्कूल टाइम में, और मैं 14-15 साल पहले स्कूल से पास आउट करा था, मैं कभी स्कूल टाइम में सोच भी नहीं सकता था कि सीबीएसई के पेपर में कोई गड़बड़ियां होंगी। लेकिन मोदी जी के अमृत काल में, नए भारत में हम यहां पर आ गए हैं। अब आपने पूछा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है जिसके लिए सब बैठ के कह रहे हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए।
जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री की है, क्योंकि ये कोई खाली सीबीएसई का घपला नहीं है। आपने खुद यूजीसी को कवर करा है, आपने उसका जिक्र करा है, आपने आज सीबीएसई को कवर कर रहे हैं, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। दोनों में कॉमन तार क्या है? धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री, वही शिक्षा मंत्री जो हर चुनाव में जाके 2-2, 3-3 महीने कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी उड़ीसा में, कभी किसी स्टेट में जाके बैठ जाते हैं, वहां पर अपने जो भी चुनाव की गतिविधियां करते हैं, खरीद फरोख्त जो भी करते हैं, और मीडिया बैठ के ताली बजाती है कि देखिए जी चाणक्य है, चाणक्य है, चाणक्य है। फिर आ गए मीडिया पे ताली बजाते हैं। आप लोगों के नेता जाकर नहीं बैठते तो उसमें मीडिया क्या करेगा बताइए? मैं बता देता हूं। अरे राजनीतिक पार्टी का काम है कि वो बैठे, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कभी कि राजनीतिक पार्टी कोई मंत्री जाकर किसी स्टेट में बैठ जाए और वहां पर अपना ये देखे कि चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की बनती है तो धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए। जिम्मेदारी सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन की बनती है, उसके मेंबर्स की बनती है तो उसको देना चाहिए। और अगर बोर्ड के किसी भी सदस्य की जिम्मेदारी बनती है तो उसको उठाकर फेंक देना चाहिए। सर बहुत अच्छी बात है, अब एक बारी मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आप कहते हैं विपक्ष के नेतागण जाके बैठ जाते हैं। विपक्ष के नेतागण भारत सरकार के मंत्री नहीं है। अरे सर बैठना चाहिए उनको, किसी प्रदेश में चुनाव है, राहुल गांधी घूमने चले जाते तो उसमें गलती बीजेपी की थोड़ी ना है। सर राहुल गांधी मंत्री नहीं है। देखिए बीजेपी के लोग जाके बैठे, बहुत अच्छी बात है, रोज चुनाव करें, सारा दिन सुबह से रात चुनाव करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भारत सरकार के मंत्री हैं, जिनको देश की जनता पैसे देती है, उनकी सैलरी देती है, पर्क, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, हर चीज का पैसा देती है, वो चुनाव करवाने के लिए नहीं, शिक्षा मंत्री का काम करवाने के लिए पैसा दिया जाता है। जो यहाँ पे बीजेपी के समर्थक बैठे हैं वो आपको आके कह रहे हैं कि किस सरकार के किस अधिकारी से इन लोगों ने परमिशन ले ली। अरे भाई साहब, धर्मेंद्र प्रधान का काम है। आपको ये नहीं पता कि आपकी सरकार में कौन परमिशन लेके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और आप कहते हैं हम अमृतकाल लाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। और इस पे एक बड़ा खुलासा कर दूं, अगर आपके कुछ दर्शकों को ना पता हो। ओएसएम आपने शुरुआत में पूछा शो के कि ये ओएसएम है क्या? ओएसएम सिंपल फंडा है, बच्चे पेपर अपना मैनुअल लिखेंगे जैसे हम लोग भी लिखते थे। हमारे जमाने में मैनुअल कॉपी जाती थी, चेक होती थी, यहाँ पर आप स्कैन कर रहे हैं और जो एग्जामिनर है वो एक पोर्टल पे लॉगिन करके वो स्कैन्ड कॉपी चेक कर रहा है। अब आप इसमें मजे की बातें देखिए, एक 19 साल के बच्चे ने ये एग्जामिनर्स के पोर्टल को हैक करा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ही मास्टर पासवर्ड आप ओपनली एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की ऑपरेशन ढंग से आता है, मास्टर पासवर्ड क्या है? लेट मी इन 1 2 3। इतना वाहियात आप सिस्टम बनाते हैं। अच्छा ये सिस्टम कौन बनाता है? ये कंपनी नाम, इस कंपनी का नाम है कॉम्पेटेक करके है। हाँ नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, नहीं विक्रम जी ने कहा कि भाई आपने बिना पहले इसके जांच पड़ताल के आपने शुरू कर दिया काम। भाई आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? एक सेकंड निखिल जी आपकी बात पूरी होगी, जल्दी से नवीन जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, बाकी 2 मेहमान बच गए। भाई सिस्टम ठीक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि लेके तो यही लोग आए। 11, 12, 13 में आपने ओएसएम लेकर के आगे बच्चे आज तक परेशान। तो क्या हो गया नवीन जी? और उसको 2014 में ये लोग कोई घटिया काम करके आए तो आप लोग आगे बढ़ा देंगे? नवीन जी ये लोग कोई घटिया काम लेकर आ गए तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग सड़क बनाने में 10-10 साल लगाते थे, लेकिन नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया कि डेडलाइन होगी, अगर 4 साल में सड़क बननी है तो 4 साल में बनेगी, 14 साल में नहीं बनेगी। तो उसको सिस्टम को ठीक कर लिया आप लोगों ने। ये शिक्षा के सिस्टम को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? आप जो कह रहे हो मैं पगला गए हैं क्या? आप जो कह रहे हो मैं उसी बात को सही कह रहा हूं कि ये होना चाहिए, जो लोग दोषी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चों को तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए। 1 महीने के अंदर मैनुअल पेपर चेक करके रिजल्ट देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि तब जब बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं, तब जब सिस्टम में पता लग रहा है कि छेद नहीं, बहुत बड़ा भूर हो गया है उसमें, इतना बड़ा छेद है, इतना बड़ा छेद है कि उसके जरिए पूरा सिस्टम ड्रेन हो रहा है, तो आप सोचिए कि तब सोचकर क्या पाए। अजीज खान क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। देखिए ऐसा है झा साहब, बात बहुत लंबी है और ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है। उस बच्चे के दिल से पूछिए कि जो बच्चा एग्जाम जिसने दिया और उसने अच्छे पेपर किए, ठीक ठाक मेहनत किया, कितने संघर्षों के साथ बच्चा पूरे साल तैयारी करता है और उसका पेपर खराब हो गया। उसकी जांच, उसकी चेकिंग किस तरह की गई? सब ओएसएम आप सिस्टम लेकर के आए हैं, उसमें कितनी खराबी है। आप डिजिटल इंडिया के नाम पे डिजिटल इनजस्टिस करेंगे। एक बात बताएं कि ऊपर फ्रंट पेज किसी और का, किसी बच्चे का, और अंदर किसी और का। साहब ये लूप होल है। आप देखिए मार्किंग हो रही है, स्टेप मार्किंग, सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, कोई स्टेप मार्किंग इसमें नहीं है। आपने देखा जो सही आंसर होता है तमाम जगहों पे, तो आपने देखा कि सही आंसर के नंबर नहीं दिए गए। ब्लर मार्किंग, आप देखिए ब्लर, अब जब स्कैन प्रॉपर नहीं करेगा
जब ब्लर रहेगा उसमें, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो मशीन जो है वो काम कैसे करेगी। तो सवाल इस बात का कि बच्चों के ऊपर ट्रायल, इन मासूम बच्चों के ऊपर ट्रायल, और उसके बाद कह रहे साहब जंजी को विपक्ष भड़का रहा है। क्या भड़का रहा है? आप केवल नीट के पेपर को ले लें तो 2026 में भी नीट का पेपर आउट हुआ, 24 में नीट का पेपर आउट हुआ, 16 में नीट का पेपर आउट हुआ, और 2015 में AIPMT का पेपर आउट हुआ। यानी आप देखें 10 साल के अंदर केवल नीट के पेपर देखे जाए तो 4 बार नीट के पेपर आउट हुए, नीट और AIPMT के। और इसी तरह तमाम एग्जाम, पूरी लंबी फहरिस्त है कि साहब चाहे आप UGC का ले लो और तमाम तरीके के एग्जाम है, 2012 में यूपी टेट का, तमाम बातें। सवाल इस बात का कि आखिर एग्जाम हो रहा है कि तमाशा हो रहा है, और किसके साथ हो रहा है? वो बच्चे जो बेचारे अभी कुछ नहीं जानते। मैं तो इंटरव्यू आज सुन रहा था सुबह कई सारे बच्चों का, इस मुद्दे पर विपक्ष का जो पक्ष है उसके साथ। साहब विपक्ष नहीं, मैं इस मुद्दे पर आपके साथ हूं अजीज भाई, अजीज खान साहब, मैं इस मुद्दे पर आपके साथ हूं। और मैं कई बार ये कहता हूं कि विपक्ष कई बार डिरेल हो जाता है, कई बार ऐसी बातें करने लग जाता है जो देश के लिए और बाकी चीजों के लिए कई बार ठीक नहीं लगता है। लेकिन आज आप लोग अगर डटकर खड़े हैं छात्रों के साथ, तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हमारा जो विपक्ष है वो सही जगह पर चोट कर रहा है। गणेंद्र भारद्वाज जी, आपको लग रहा है कि इसमें सरकार की गलती है या सिस्टम की गलती है? और सिस्टम क्या कोई अलग से चला रहा है कि सरकार ही चला रही है? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार को पता भी नहीं होता है कि सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है। देखिए विद्यानाथ जी, मैं नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा है कि अगर देश की शिक्षा व्यवस्था का किसी ने बंटाधार करा है तो उसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को तो अकाउंटेबिलिटी लेके अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपको हमें डिस्कशन भी नहीं करनी चाहिए थी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नीट का पेपर लीक हुआ धर्मेंद्र प्रधान की नाक के नीचे। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या करा? एनटीए चीफ को सस्पेंड करा, एनटीए चीफ को टर्मिनेट करा, एनटीए चीफ के खिलाफ FIR कराई, किसी अफसर के खिलाफ लगाई, क्योंकि देश का शिक्षा मंत्री ही देश में शिक्षा का माफिया चला रहा है। यह हमारा सीधा सीधा इल्जाम है। धर्मेंद्र प्रधान के चलते इस देश की शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार हो गया है। इस धर्मेंद्र प्रधान नाम के व्यक्ति को तो चपरासी मिला रहा है, और बोलना भी नहीं चाहिए। अरे चुप हो जाइए नवीन जी, तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा नहीं है। धर्मेंद्र भाई, अरे सुनो नवीन, चुप नवीन, चुप नवीन, दिल्ली में आपकी विद्यानाथ जी नवीन को चुप कराओ, विद्यानाथ जी नवीन को चुप कराओ। इसके बेटे ने बारहवीं की परीक्षा नहीं दी, इसके बेटे ने नीट की परीक्षा नहीं दी, इसको कोई दुख नहीं है, इसको कोई दर्द नहीं है। अगर इसके बेटे ने 12वीं की परीक्षा दी होती, इसके बेटे ने नीट की परीक्षा दी होती, ये अभी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मामला होता। अरे मोदी के मॉडल क्या आपका शिक्षा का? आपका एजुकेशन डायरेक्टर कहता है कि क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन को हम पास कर देंगे और पास कर देंगे बच्चों को। शर्म आनी चाहिए आपको। अब क्या शिक्षा को बेच रहे हो? और सपा के लोग जो बोलते हैं कि शिक्षा के बारे में और नकल का ठेका देते थे, ठेका सबने देता, कैसे नकल कराया करते थे ठेके के ऊपर। आप जब बात करते हो सरकार पारदर्शिता ला रही है, इस कदर कमियां हैं, उसको दूर करना चाहिए सरकार को। जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये दलाली का भाषण देंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने देश की शिक्षा आपने क्या किया? आपने दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी बताती है, उसमें क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन लिखा के बच्चों को पास कर दिया। बच्चों का एडमिशन नहीं होता, बच्चे जो है आजकल रोजगार नहीं मिलते उनको। ये सब आपके कारण हुआ है। बारहवीं की परीक्षा नहीं दी, इंजीनियरिंग की परीक्षा नहीं दी, इसलिए बोल रहा है। अगर तेरे बच्चे ने दी होती, तेरे बच्चे का भविष्य खिलवाड़ होता, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने इस नवीन जिंदल को सुना। ये क्यों? अभी थोड़ी तारीफ की मैंने थोड़ी तारीफ की कि विपक्ष इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि सही आवाज उठा रहा है, और छात्रों के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो ये विपक्ष का काम भी बनता है, पत्रकारों का काम बनता है कि छात्रों की आवाज बनकर सवाल किया जाए। लेकिन ये तू तड़ाक की भाषा शोभा नहीं देती है। गणेंद्र जी, आप अपनी बात कहिए ना, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आपको जो बच्चे आज देख रहे होंगे उनको क्या मजा आ रहा होगा कि गणेंद्र भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनको हम लोग टीवी पर देखते हैं, वो तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करते हैं। एक बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में बहुत सारे सिस्टम को ठीक किया, और लोगों की उम्मीद, लोगों की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है कि अगर
शिक्षा सिस्टम में गड़बड़ियां चल रही हैं तो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक करें। ठीक करने के लिए उनको क्या करना है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये उनको पता है, क्योंकि देश के बड़े बड़े मुद्दों को उन्होंने ठीक कर दिया। आज देश के बच्चे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इस सिस्टम को भी ठीक कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए नवभारत।